अलैकुम। नॉवल पिया मैं तेरी। 2 दिन गुजर चुके थे मगर इसने पानी तक को हाथ ना लगाया था। न जाने क्यों खुद को सजा दे रही थी वो। शायद नाराज थी मगर किससे? जरूर से, अपनी किस्मत से या अपनी बेबसी से। अरूसा बेगम हाथ में खाना लिए बैठी थी, बड़ी मोहब्बत से इसे समझा रही थी। जब बात न बनी तो मिन्नतें करने लगी अपनी जान से अजीज बेटी की हालत पर। वो खून के आंसू रो रही थी। इसके होंठ सफेद पड़ गए थे, जिस्म कमजोर और नडाल। न जाने क्या ढूंढ रही थी इसकी निगाहें छत पर। वो लाइब्रेरी में बैठा किताब का मताला कर रहा था कि एनी चाय लेकर आई। इसने चाय रखी और वहीं अदब से सर झुकाए खड़ी हो गई। मुहीब ने बगैर इसकी जानिब देखे हाथ से जाने का इशारा किया मगर वो फिर भी अपनी जगह से ना हिली। मास्टर मुहीब, नजमा मैडम ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बस बेड पर बेजान बुत की तरह लेटी रहती हैं और ऊपर छत को देखती रहती हैं। मैंने इन्हें इसी हालत में सोते और जागते देखा है, इस तरह तो वो मर जाएंगी। एनी बहुत परेशान हो गई थी नजमा को लेकर। इसे लगा कि मुहीब को नजमा की हालत के मुतल्लिक आगाह करना चाहिए। एनी मुहीब के चेहरे को तक रही थी जो पूरी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में किताब पढ़ने में मगन था। शायद इन्हें मैडम नजमा के जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितने सुकून से बैठकर किताब पढ़ रही हैं। पत्थर दिल कहीं के। वो इंतजार में थी कि मुहीब कुछ कहे मगर इसने सिर्फ हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया, जिस पर वो कुर्ती हुई लाइब्रेरी से निकली। बेवकूफ लड़की, इसने सर झटकते हुए कहा और किताब बुक शेल में रखकर लाइब्रेरी से निकला। उसी कमरे में दाखिल होता देख अरूसा बेगम बेड से उतरकर साइड में खड़ी हो गई। उसने हल्का सा गर्दन को जंबिश देकर अरूसा बेगम को बाहर जाने का इशारा किया, जिस पर वो दोनों मियां बीवी को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। उठो, हम अस्पताल जा रहे हैं। वो नजमा के सर पर खड़े होकर हाथ माना अंदाज में गोया हुआ। ऐसा लगा जैसे इसकी आवाज कमरे की खामोशी में कहीं दब गई हो। इसने नजमा का सरता पांव जायजा लिया। आंखों के नीचे काले काले हल्के सफेद खुश्क होंठ, नडालो कमजोर जिस्म, बेरौनक आंखें, जैसे कोई रंग ही ना हो इनमें। मुरझाया हुआ चेहरा, उजड़े हुए बाल। क्या हालत कर ली थी इस लड़की ने अपनी। थोड़ी देर तक माहौल पर खामोशी तारी रही। गुड, तो भूखा प्यासा मरने का इरादा है तुम्हारा। कैरी ऑन, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, बल्कि एक काम करता हूँ, तुम्हारी माँ का भी खाना पीना रखवा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। वैसे भी इन्हें इस घर से तहफ्फुज और खाना पीना तुम्हारे तवस्सुत से मिलता आया है। जब तुम ही नहीं रहोगी तो हम। इसके अल्फाज सुनते ही वो हवासों में लौटी थी। अभी उस सितमगार का जुमला मुकम्मल भी न हुआ था कि वो तड़प कर उठी। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जीने नहीं दे रहे, कम अज कम मरने तो दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो चिंगारते हुए इस्तफसार कर रही थी। ये पहली बार था जिंदगी में कि कोई मुजीब अजलाल मलक पर ऊंची आवाज से चीख रहा था और वो फिर भी सब्र का दामन थामे पुरस्कून खड़ा था। वो नडाल लड़की उसका सब्र आजमा रही थी। हो चलोगी या उठाकर ले जाऊं? इसके सवालों को मुकम्मल इग्नोर करके वो अपनी पेशानी मसलते हुए लापरवाही से पूछने लगा, फकत अपना मुअज्जिज वजूद लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। नहायत मुहसिब अंदाज में मुकाबिल को जलील किया। इस नडाल लड़की ने इसका जवाब सुनते ही मुहीब ने अपना सर नफी में झटका। इसको जवाब तवक्का के एन मुताबिक ही मिला था। वो वाकिफ था नजमा कितनी टेढ़ी खीर है। अगले ही लम्हे इस नाजुक और नडाल लड़की को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाया। छोड़ो मुझे, तुम हर बार जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ भूखा प्यासा रहने के सबब। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी अपने पूरे जिस्म में। हालत तो ये थी कि हाथ पांव ठीक तक काम नहीं कर रहे थे। बची कुची
अपने वजूद में हिम्मत जमा कर इसने एहतजाज करना चाहा तो सिवाय जबान के जिस्म के किसी दूसरे अज़ा ने इसका साथ न दिया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मुहीब उस लड़की के इतने नखरे क्यों बर्दाश्त कर रहा है। मुहीब और नजमा को बाहर जाता देख मुबशरा बेगम चिढ़ते हुए बोली। मुहीब ने इसे कार में बिठाया और खुद इसकी सीट बेल्ट बांधी। मुहीब दूसरी साइड से आकर कार का गेट खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट की। कार का एसी ऑन होते ही नजमा की आंखें नींद से बंद होने लगी थी। बीपी लो होने के सबब इसे बहुत नींद आ रही थी सुबह से। इसके वजूद में जरा भी हिम्मत बाकी न रही थी मुहीब से लड़ने के लिए। वो गनूदगी के आलम में थी मगर इसका जहन काम कर रहा था। इसे लग रहा था वो मर रही है, ये इसकी आखिरी सांसें हैं। वो जैसे दिल ही दिल में खुश हुई कि इसे जिंदगी के हर गम से बस कुछ ही लम्हों बाद निजात मिल जाएगी। इसे अचानक अपने इर्द गिर्द धुआं नजर आने लगा। इस धुएं में से एक शख्स सफेद लिबास में इसकी जानिब चलते हुए आए। वो इसके वालिद थे, जिन्हें देखते ही इसे लगा वो मरकर अपने वालिद के पास पहुंच चुकी है। इसके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट उभरी। वो तेजी से भागती हुई अपने वालिद के सीने से जा लगी। डैड, अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। वो रोहानसा लहजे में अपने वालिद से गोया हुई। वो इनके सीने से लगकर अभी रो ही रही थी कि इसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने इसका हाथ मजबूती से थामा हो। इसने आहिस्ता से आंखें खोली तो वो वीआईपी हॉस्पिटल के वार्ड में थी। इसका जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा था। इसकी निगाह सबसे पहले अपने उल्टे हाथ पर गई। इसके उल्टे हाथ में ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। फिर इसने अपने दाईं जानिब देखा। एक लम्हे के लिए अपनी आंखों पर इसे यकीन न आया। मुहीब इसका हाथ मजबूती से थामे बेड पर अपना सर रखकर सो रहा था। सिर्फ हाथ ही तो थाम रखा था उसने, मगर फिर भी दिल को अजीब सा कुछ हुआ, जैसे दिल के किसी कोने में उसके अमल ने कोई नरम गोशा पैदा किया हो। वो चाहता तो आराम से सामने सोफे पर भी सो सकता था। फिर इस तरह अनकंफर्टेबल हालत में सोने की क्या जरूरत थी। वो मुहीब अजलाल मलक था। इस से वो नाजुक सिर्फ लड़की वैसे भी किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखती थी। क्या हो गया है नजमा, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है इसने। हो सकता है इस डर से पकड़ रखा हो कि कहीं तुम भाग ही न जाओ। फिर चंद लम्हों बाद इसे अच्छी तरह इल्म है मैं भाग भी तो नहीं सकती अपनी माँ को इन जालमों में तन्हा छोड़कर। फिर क्यों पकड़ा है इसने मेरा हाथ। वो जैसे खुद से ही उलझ रही थी और खुद जवाब तलाश कर रही थी उस खूबरू नौजवान के अमल का जो बेखबर हाथ थामे सो रहा था। आहिस्तगी से अपना हाथ इससे छुड़ाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी क्योंकि उसकी पकड़ नींद में होने के बावजूद मजबूत थी। ये बात इसे अजीब लगी क्योंकि नींद में इंसान का पूरा जिस्म ढीला पड़ जाता है, तो फिर इस खूबरू नौजवान की पकड़ क्यों इसके हाथ पर ढीली नहीं हुई थी। ऐसा तो तभी होता है जब इंसान की कुव्वत इरादी पुख्ता हो, तभी वो नींद में भी उस चीज पर पकड़ मजबूत रखता है। तो क्या ये सोने से कबल पुख्ता इरादा करके सोया था कि मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। वो भी यकीनी से खुद कलामी कर रही थी। कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं मैं, लगता है दवाइयों का गहरा असर हो रहा है मेरे जहन पर। इसने ये कहकर दोबारा आंखें बंद कर ली। पूरी रात दोनों ने हॉस्पिटल में ही गुजारी थी। सुबह जब नजमा की आंखें खुली तो एक नर्स इसके पास खड़ी ड्रिप चेंज कर रही थी। मैम, आप उठ गई, अब कैसा महसूस कर रही हैं? नर्स ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। काफी बेहतर हूं, इसने उठते हुए कहा। आराम से खाना पीना वक्त पर खाया करें। डाइटिंग के चक्कर में आपने अपने हस्बैंड को इतना परेशान किया है। पता है कितना बीपी लो था आपका? नर्स ने इसकी कमर के पीछे तकिया लगाकर इसे बिठाते हुए कहा। डाइटिंग? वो नासमझी से देखने लगी। वैसे इतनी खूबसूरत फिगर है आपकी, बिल्कुल मॉडल्स जैसी, फिर आपको डाइटिंग की क्या जरूरत? नर्स उलझकर पूछ रही थी। मैं वो अभी जवाब देने ही लगी थी कि कमरे में मुहीब दाखिल हुआ
ओ, आपके हस्बैंड आ गए, नर्स ने मुहीब को देखते हुए मसरत बड़े लहजे में कहा। और कितनी देर लगेगी? मुहीब ने संजीदगी से इस्तफसार किया। बस सर, ये लास्ट ट्रिप है, आधा घंटा और वेट कर लें, फिर आप पेशेंट को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। नर्स की आंखों में अलग ही चमक उभरी थी इस वजीह मर्द को देखकर, जबकि वो इस नर्स की सताइशी निगाहों को मुकम्मल इग्नोर करते हुए नजमा की जानिब बढ़ा। वो हसीन नौजवान नजमा के बेड के पास रखी चेयर पर बैठकर अपना सेल चलाने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। नजमा वापस बेड पर लेट गई और ड्रिप खत्म होने का इंतजार करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो, गुजर ही नहीं रहा था। वो बेसुस्त सी पड़ी एक एक कतरा ड्रिप से गिरते हुए देख रही थी। हेलो, कुछ देर बाद मुहीब की आवाज ने खामोशी तोड़ी। वो ब्लूटूथ कान पर लगाई किसी से बात कर रहा था। आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। नजमा ने इसकी बातों से अंदाजा लगाया कि वो अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा है। ओके सर, मगर एक फाइल पर अर्जेंट आपके दस्तखत चाहिए। साइमा ने परेशान होकर कहा। ठीक है, हॉस्पिटल में आ जाओ, मैं साइन कर दूंगा। इसका लहजा हर बार की तरह संजीदा था। हॉस्पिटल? सर, आप ठीक तो हैं? साइमा तेजी से परेशान होकर इस्तफसार करने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी। उसका कहा आखिरी जुमला साइमा को हैरत में मुब्तला कर गया। इसे लगा जैसे मुहीब ने इसके सर पर बम फोड़ा हो। मुहीब अजलाल मलक की शादी, वो भी यूं अचानक? इसका मतलब उस दिन मैंने बिल्कुल ठीक सुना था। वो तेजी से हम कलामी करने लगी। अपनी हैरत चाहकर भी बयान नहीं कर सकती थी वो, और ना मुहीब जैसे शख्स से कोई सवाल करने की हमाकत कर सकती थी। वो अच्छी तरह वाकिफ थी मुहीब के मजाज से, इसलिए सिर्फ ओके सर कहकर जवाब दिया। दूसरी जानब नजमा भी हैरत से मुंह खोले इसे तक रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर। मुहीब ने खुद से मंसूब किया था उसे, कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी। नजमा को बाखूबी इल्म था कि इनके निकाह का पोशीदा रहेगा दुनिया की नजर से, ताकि पलवशा और मुहीब की शादी में कोई दुश्वारी पैदा न हो। मुहीब अपने सेल पर नजरें जमाए काम में मसरूफ था कि इसे अपने वजूद पर निगाहों की तपिश महसूस हुई। तारीफ कर सकती हो अगर ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं तो। वो अपनी नीली आंखें नजमा के खूबसूरत सरापे पर सरसरी सर डालते हुए कहने लगा। हैंडसम? उफ, कितनी खुशफहमियां हैं जनाब को। वो तेजी से मुंह चढ़ाते हुए गोया हुई। इसका जवाब सुनते ही मुहीब के होंठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान रक्सा हुई। तो क्या तुम्हारी जैसी शक्ल पर खुशफहमियां पालूं? अपना सेल सेट पर रखकर इसके वजूद पर तनकीदी नजरें जमाए तंजिया मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ। इसका जवाब नहायत तजलील अमेज था, जिसे सुनते ही नजमा के तन बदन में आग लगी। वो किसी से भी हार बर्दाश्त कर सकती थी मगर मुहीब से नहीं। इसकी निगाह में वो इसका खुला जानी दुश्मन था। मैं बहुत हसीन और जमील हूँ मिस्टर मुहीब, तुम्हारी आंखें खराब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम? वो नहायत अतराते हुए अभी बोल ही रही थी कि अगले लम्हे अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। वो सितमगार अचानक से इसके चेहरे के करीब अपना पुररौनक चेहरा ले आया था। इस वजीहा मर्द की गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। आंखें अगले ही लम्हे हैरत से बड़ी बड़ी हुई। मुहीब ने इसके चेहरे के दोनों तरफ हाथ हाइल किए और खुद इस हसीन लड़की के चेहरे पर झुककर इसे शरारती निगाहों से देखने लगा। ये जिंदगी में पहली बार था कि मुहीब की निगाहों में हकारत और नफरत के अलावा भी इस हसीन लड़की ने कोई जज्बात झलकता देखा था। ठीक कहा तुमने, नजर खराब है मेरी, मगर सिर्फ दूर की, इसलिए करीब से देखने चला आया। इसने नजमा के कहे अल्फाज ही इसके खिलाफ इस्तेमाल किए थे। नजमा इसके खौफ से सांस लेना तक भूल बैठी थी। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? बताओ ना मुझे। कितनी हसीन और जमील हो तुम, देखने की जहमत मैं खुद ही कर लूंगा। इसकी आंखों में शोही मचल रही थी। वो इसके गुलाबी होंठों पर नजरें जमाए एक आंख दबाकर गोया हुआ। इसकी नजदीकी से नजमा को चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। उसे गिन आ रही थी मुहीब की निगाहों से। ये हॉस्पिटल है मुहीब, इसका लिहाज रखो।
अपने खौफ पर काबू पाकर इसकी नीली आंखों में झांकते हुए नफरत बड़े लहजे में गोया हुई। कमिंग। अभी मुहीब कुछ कहता इससे कबल ही दरवाजा नॉक हुआ, जिस पर वह सीधा होकर खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। सैमा को बड़ा जबरदस्त शॉक लगा था। बेड पर नजमा को लेटा देखकर कौन नहीं जानता था कि मुहीब अजलाल मलक की मंगनी पलवशा मखरोज मलक से तय पाई थी। मखरोज मलक जो बिजनेस इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम था। गुड मॉर्निंग मैम। सैमा के लहजे से ही हैरत चलकती हुई महसूस हो रही थी। गुड मॉर्निंग, नजमा ने आहिस्तगी से जवाब दिया। कहाँ है फाइल? मुहीब के सवाल पर इसने तेजी से फाइल मुहीब के आगे की। पेन? साइमा अभी तक शॉक्ड में थी, इसलिए जहन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इसने सिर्फ फाइल आगे बढ़ाई थी। ये देख, मुहीब ने सख्त लहजे में इसे घूरते हुए याद दिलाया। सॉरी सर। साइमा ने बुकलाहट के साथ तेजी से अपने पर्स से निकालकर पेन आगे किया। गेट वेल सून मैम। साइमा ने नहायत मुहज्जिब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। सॉरी, मैं जल्दबाजी में खाली हाथ आ गई और माजरत तलब करने लगी। नहीं, इट्स ओके। नजमा ने तेजी से इसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। मुहीब की निगाह ट्रिप पर गई, वो भी अपने इख्तिताम के नजदीक थी। मुहीब ने बेड पर लगी बेल दबाई। 2 सानियों के बाद नर्स कमरे में दाखिल हुई। अपने कमजोर वजूद में हिम्मत जमा कर वो उठ बैठी थी, मगर जब बेड से उतरने लगी तो पाँव ने साथ नहीं दिया और वो अगले ही लम्हे लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। इसके हाथ पांव मसलसल एक हालत में रहने के सबब बिल्कुल सुन्न हो गए थे। उतारो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। मुहीब खिड़की के पास खड़ा उस वक्त किसी से फोन पर बात करने में मसरूफ था जब नजमा के गिरने की आवाज इसके कानों की समात से टकराई। वो तेजी से इसकी जानिब आया, बगैर एक लम्हे की देरी किए इसे अपने बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वो तो नजर आ ही रहा है। इसने खासा तंजिया मुंह बसूरते हुए जवाब दिया। वो नजमा की सीट बेल्ट बांधने के लिए झुका तो दोनों की नजरें मिली। इसकी हसीन नीले समंदर जैसी आंखें नजमा को 1-2 सानियों के लिए अपने हसार में जकड़ गई थी। जालम वाकई बला का हसीन था। सफेद रंगत पर नीली आंखें, घनी लंबी पलकें, काले बाल, अनाबी होंठ, खरी नाक, क्लीन शेव, दराज कद, वर्जिशी जिस्म, नहायत ही रौब यार पर्सनैलिटी का मालिक था वो वजीहा मर्द। किसी भी औरत का दिल सिर्फ अपनी एक मुस्कुराहट से जीत सकता था। कुछ ऐसा चार्म था उसमें। फिर देख रही हो? इसकी निगाहों में उठने वाली स्ताइश पर वो खुबरू नौजवान मज़ाहिका खेज अंदाज में टोकते हुए बोला। नजमा को लगा जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बुखलाकर शर्मिंदगी से चेहरा तेजी से दूसरी जानिब किया। इसकी अदा पर मुहीब ने सर नफी में झटका और दरवाजा आराम से बंद किया। मलक मैंशन में दाखिल होते ही मुबशरा बेगम और जलाल मलक साहब के लड़ने की आवाजें कानों की समात से टकराई। ये मियाँ बीवी आज भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। चीखने की आवाजें इनके बंद कमरे से बाहर आ रही थी, जिस पर नजमा बेयकीनी से बेसाख्ता तंजिया अंदाज में बोल उठी। अगले ही लम्हे इसने मुहीब की आंखों को देखा जो इस पर आग बरसा रही थी। मुहीब का खूबसूरत चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख पड़ गया था। दुनिया को अक्ल आ सकती है पर मेरे माँ बाप को नहीं। वो दिल में कुटते हुए कुछ लम्हों के लिए वो नजमा को बाहों में लिए अपनी जगह पर मंजमंद खड़ा रहा। फिर सर झटक कर हार मानने वाले अंदाज में सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। नजमा ने तेजी से एहतजाज बुलंद करना शुरू कर दिया था, मगर इस नाजुक सी लड़की के एहतजाज को वो कहाँ खातर में लाने वाला था। इसे लेकर अपने कमरे में एंटर हुआ। आज इसे बेड पर फेंका नहीं था, बल्कि आराम से बैठाया। खौफ के मारे इसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मुहीब इसे बैठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। इसे जाता देख जैसे सांस में सांस आई थी। मुहीब को काला रंग बहुत पसंद है। इस बात का अंदाजा वो इसके कमरे में मौजूद फर्नीचर और दूसरी चीजों से लगा रही थी। कमरे में मौजूद हर चीज काले रंग की थी। कमरे की दीवारें, फर्श के टाइल्स, बेड पर बिछी
चादर, लैंप, सोफे, टेबल, अलमारियां, एलसीडी, नहाई थी सलीके से, हर चीज इसकी जगह पर रखी थी। कमरा नहाई थी खूबसूरत और शानदार था। वो एक सरसरी सी निगाह पूरे कमरे में घुमाकर साइड टेबल के सहारे खड़ी हुई। शादी की पहली रात की यादें फ्लैशबैक की तरह इसकी आंखों के सामने आ रही थी। खौफ के मारे बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए वजूद के साथ दरवाजे तक पहुंची। कहाँ वो दरवाजा खोलने लगी थी कि पीछे से आई रोबदार आवाज पर इसका दम खुश्क हुआ। गले में थूक निकलकर मुड़ते हुए इस सितमगर की जानिब मतवज्जा हुई, जो नहाकर सफेद रंग की टॉवल अपने नीचे के हिस्से पर बांधे और दूसरी सफेद टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए इसकी जानिब आ रहा था। इसकी शार्प निगाहें नजमा के हसीन सरापे पर टिकी हुई थी। उस हसीनो वजीहा मर्द के बालों से गिरती हुई पानी की बूंदें सफेद गर्दन पर सरायत कर रही थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुहीब को देख उसकी हालत गैर हो रही थी। इसने अपनी आवाज को बकदरे नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि वो इससे खौफसदा पाकर मजीद गालिब आए, इसलिए अपना खौफ छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। वो अभी वो कहकर मुड़ने ही लगी थी कि इससे कबल मुहीब ने अपनी टॉवल जिससे वो बाल सुखा रहा था नजमा की कमर के गिर्द हाइल किया, फिर टॉवल को अपनी जानिब तेजी से खींचा। पलक चिपकते ही वो इसके कुशादा सीने से आ लगी थी। इस सितमगर ने हमला बिजली की रफ्तार से किया था। इस नाजुक गुड़िया को संभलने का मौका तक न मिला। दोनों की आंखें मिली। नजमा की आंखों से झलकता हुआ खौफ वो बांप गया था, मगर नजमा को इसकी नीली आंखों में कोई तासुर नजर न आया। वो नहीं जान सकी थी कि वो खूबरू नौजवान इस वक्त क्या सोच रहा है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुहीब, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। इसने झुककर इसे अपनी बाहों के खसार में जकड़ा और वॉशरूम की जानिब ले जाने लगा। वो जोर से चीखने लगी, साथ साथ अपने दोनों हाथों से मुक्के बनाकर मुहीब के सीने पर मारने लगी। इसने शावल खोलकर इसे कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ा कर दिया था और खुद दूर हटकर खड़ा हो गया। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखो, अपनी भी और कमरे की भी। वो खासा जताते हुए कहकर बाहर चला गया था। नजमा ने इसके बाहर जाते ही फुर्ती से दरवाजा अंदर से लॉक किया, फिर दरवाजे से ही लगकर फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कब तक भाग सकती है मुहीब से। इसके रोने की आवाजें मसलसल वॉशरूम से बाहर आ रही थी। 5 मिनट में बाहर निकलो नहाकर, वरना 6 मिनट में खुद अंदर आ जाऊंगा। इसने सख्त लहजे में दरवाजा के पास आकर अलानिया अंदाज में कहा। इसका ऐलान सुनते ही इस लड़की ने अपने आंसू बेदर्दी से पूछे। वो लड़की अच्छी तरह वाकिफ थी कि मुहीब सिर्फ डरा नहीं रहा। इस सितमगर के खौफ ने इसे मजबूर किया था नहाने पर। मुहीब का वॉशरूम मल्क मेंशन के नजमा को दिए हुए कमरे से भी बड़ा था। इसमें भी हर चीज काले रंग की थी। वो नहाने के बाद परेशान खड़ी थी कि अब कौन से कपड़े पहने। जो कपड़े पहले वाले पहने हुए थी वो तो पूरे गीले हो चुके थे। ये कपड़े ले लो बाहर से। हल्का सा दरवाजा नॉक हुआ। इसने डरते डरते दरवाजे के पीछे खड़े होकर हल्का सा दरवाजा खोला तो इस खूबरू नौजवान ने कपड़े हाथ से बढ़ाते हुए कहा। नजमा ने तेजी से इसके हाथ से कपड़े लिए और दरवाजा वापस लॉक कर लिया। मुहीब ने इसे अपनी ब्लैक टी शर्ट और जीन्स की पैंट दी थी, जिसे पहनकर वो सहमी सहमी सी बाहर निकली। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक साइड लैंप की धीमी सी रोशनी कमरे में उजाले का सबब थी। वो बाहर की जानिब आई तो देखा मुहीब एक हाथ अपने सर के नीचे लिए बेड पर लेटा हुआ है। इसकी निगाहें ऊपर छत को तक रही थी। शायद वो किसी गहरी सोच में था। नजमा इसे देखते ही अपने नीचे के होंठ को दांतों में चबाने लगी। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो मुहीब से बच कर इस कमरे से कैसे निकले। फिर देख रही हो वो गीले बालों और निखरे चेहरे के साथ खड़ी अभी मुहीब को तक ही रही थी कि इसने जिस्ट करने वाले अंदाज में बगैर इसकी जानिब देखे टोका। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जो दिल में था वो साफ गोई से अलानिया बयान कर दिया। तुम्हारी चाहत की यहाँ किसको परवाह है। वो मगरूर अंदाज में सीधा होकर बैठते हुए
तजलील अमेज लहजे में गोया हुआ। गोया के मुकाबिल को इसकी हसीयत से रूबरू करवाया जो वो लड़की भूल बैठी थी इसकी नजर में। हूं क्या मैं तुम्हारी नजर में? समझते क्या हो तुम खुद को? समझते क्या हो तुम मुझे? इसका तजलील करना नजमा की आंखों में आंसू बड़े लाया था। इसका तजलील करना नजमा के दिल पर लगा था। वो आंखों में आंसू बड़े जज्बाती होकर पूछ रही थी। वो वाकिफ थी नफरत और कदुवरत के अलावा कोई जज्बा नहीं रखता था। सामना बैठा शख्स इससे फिर निकाह में क्यों बांधा? अपने क्यों जबरदस्ती अपने हकूक अदा करवाए? क्यों जबरदस्ती इसे अपने कमरे में ले आया है? क्यों उसकी जिंदगी पर मुकम्मल काबिज होने पर तुला है? चाहता क्या है आखिर? मैं बहुत थका हुआ हूँ, चुपचाप आकर बेड पर लेट जाओ। बजाय सवालों के जवाब देने के इसने मौजू यकदम तब्दील कर दिया। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मुहीब के हाकमाना अंदाज में कहने के बावजूद नजमा कमरे से बाहर जाने की नीयत से बेड के सामने से गुजरकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। इस लड़की की जुर्रत पर मुहीब तलमला उठा था। गुस्से से इसे बाहर जाता देख इस्तफसार करने लगा। क्यों सबके सामने अपना और मेरा रोज का तमाशा बना रही हो? वो दरवाजा खोलने ही लगी थी जब मुहीब फुर्ती से बेड से उतरकर इसके पास आया। इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर इसे एक झटके से खींचकर अपने रूबरू किया। मैं तमाशा बना रही हूं या तुम? अगर तुम समझती हो कि मुझसे जबरदस्ती निकाह करके अपने हर हुक्म का पाबंद कर सकते हो तो मैं बता दूं मुहीब अजलाल मलक, ये सिर्फ भूल है तुम्हारी। वो आंखों में आंखें डाले तैश में आते हुए खासा जताते हुए गोया हुई। मैं तुम्हें किसी चीज का पाबंद नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूं कि कमरे की बात कमरे में रखो। इसका लहजा धीमा था मगर बर्फ की तरह सर्द। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। इतनी सी बात क्यों नहीं आ रही तुम्हें समझ? वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए झुंझलाकर बोली, क्योंकि ये मुमकिन नहीं और जो मुमकिन है ही नहीं वो मैं समझकर क्या करूंगा? इसने खुद ही अचानक अपनी गिरफ्त से इसकी नाजुक कलाई को आजाद किया। फिर दोनों हाथ अपने नाइट ट्राउजर की जेब में डालते हुए लापरवाही से गोया हुआ। मुहीब साफ साफ कहो, मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें मैं जानती हूँ, ये शादी तुमने करवाई है। मुहीब इसके लिए एक पहेली की मानी बना हुआ था। वो सुलझा नहीं पा रही थी। जितना सोचती इतना और उलझती। इतनी आसानी से वो कैसे मान लेके मुहीब अजलाल मलक जैसे शख्स ने इससे बगैर किसी मकसद की शादी की है? नजमा के सवाल पर वो छोटी आंखें करते हुए इसे बगौर देखने लगा। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे इसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि मुकाबिल इससे क्या पूछना चाह रही है। वो मुहीब अजलाल मलक जिसने मेरे इसके छोटे भाई की जैकेट को छूने पर इसे गंदा करार देकर जलवा दिया था। वो मुहीब जिसने मुझे कभी अपने बराबर में बैठने तक नहीं दिया। वो मुहीब जो मुझे और मेरी माँ को गालियां देता है। वो मुहीब जिसे मेरा पूरा वजूद सिर्फ एक गंदी गाली लगता है, एक गंदगी लगता है। आखिर क्यों वो मुझे जबरदस्ती अपने निकाह में बांधकर अपने कमरे में रखना चाहता है? वो क्यों लोगों को ये दिखाना चाहता है कि हम हैप्पीली मैरिड कपल हैं? आखिर क्यों? नजमा के सवालात सुनने के बावजूद इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था। वो बहुत पुरस्कून और मुतमिन खड़ा था। अचानक इसने नजमा की जानिब पहला कदम बढ़ाया। इसकी आंखों को पढ़ना नजमा के बस में न था। बहुत पुरइसरार आंखें थी इसकी। इसे अचानक अपने करीब आता देख वो बगैर देखे पीछे कदम लेने लगी, मगर 2 कदम पीछे लेते ही इसकी कमर दरवाजे से टकराई। मुहीब इसके पास आकर दरवाजे पर अपना एक हाथ टकाए फुर्सत से इसे देखने लगा। इसका यूं तकना नजमा को नर्वस कर रहा था। इतना सा दिमाग है, क्यों इतना जोर डाल रही हो इस बेचारे पर? चलो आराम करते हैं। इस कुबड़ू नौजवान ने अपनी लंबी लंबी उंगलियां नजमा की काली घनी जुल्फों में उलझाते हुए नरमी से कहा। इसके होंठों के किनारों पर पुरस्रार मुस्कुराहट रक्सा थी। मैंने कहा ना मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो गुस्से से इसका हाथ तेजी से झटकते हुए 2 टोक अंदाज में बोली, यही तो मसला है, मोहब्बत की जुबान तुम्हें समझ ही नहीं आती।
मुहिब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। इसने दांत पीसते हुए कहकर अगले ही लम्हे तेजी से झुककर इसे बोरी की तरह कंधे पर डाला। इस लड़की के पुरजोर एहतजाज को खातिर में न लाते हुए इसे लाकर बेड पर फेंका। वो अभी खुद को संभाल कर उठती इससे कबल ही मुहिब तेजी से बेड पर लेटा और इसके नाजुक व हसीन सरापे को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ा। इसकी गीली आबशार से आती महक ने एक दो सानियों के लिए मुहिब को मबहूत किया था। छोड़ो मुझे, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? वो पूरी कोशिश कर रही थी इसकी कैद से खुद को आजाद करवाने की। इस हसीन गुड़िया की नाजुक कमर मुहिब के सीने से मिस थी। इस सितमगर का सीधा हाथ नजमा की गर्दन पर हाइल था। जब कुछ सूझा नहीं तो इस सितमगर के हाथ पर अपने दांत गिरा दिए ताकि वो तकलीफ की शिद्दत से इसे अपनी बाहों की कैद से आजाद करे। सच बताना, जंगल से आई हो क्या? इसे खुद को काटता देख वो गुस्से का करवा गूंज पीते हुए इसके कान के पास मुंह लाकर तंजिया पूछने लगा। वो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना अच्छी तरह जानता था। इंसान था या पत्थर, टस से मस ना हुआ। बेचारी का मुंह दुख गया था, मगर बराबर में लेटा शख्स तो मानो पत्थर का बना हो। चेहरे पर तकलीफ का दूर दूर तक कोई तासुर न था। बस इतना ही। इसके मुंह हटाते ही मुहिब ने छेड़ते हुए कहा। इसकी आवाज में शोखी मचल रही थी। मुहिब की हाथ पर पूरी गरी की तरह नजमा के दांतों के निशान आ गए थे। अच्छी गरी बनाई है, चाहो तो दूसरे पर भी बना सकती हो। इसने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए नरमी से कान में सरगोशी की। मुकाबल को अपना मजाक उड़ाता देख इसका खून जल गया था। मुहिब ने इसे मजीद अपनी बाहों के हसार में जकड़ कर आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनट लगे इसे गहरी नींद में जाने में। नजमा को जैसे ही महसूस हुआ कि इसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, वो तेजी से इसके हाथ से खुद से हटाकर थोड़ा दूर होकर लेट गई। कमरे में दो एसी थे। वो नहाकर निकली थी। इसकी आबशार यानी बाल अभी भी गीले थे। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था।